गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम लोग फिजिक्स भौतिक विज्ञान के विषय में भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स क्या है, इस विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। और इसको ऐसे लीजिए, फिजिक्स को एक बोझिल विषय के रूप में न समझिए। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही इंजॉयफुल सब्जेक्ट है। जितनी भी ब्रांचेज साइंस की हैं, विज्ञान की हैं, उसमें फिजिक्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको इतना आनंद आएगा फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उसको पढ़ते वक्त। थोड़ा सा आप उसमें एक बार इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो आप खुद जो है इसके प्रति बहुत अट्रैक्टिव होंगे। और मैं आर.के. सिंह, आपका सहयोगी। तो आइए, आज ऐसे ही विषय वस्तु हमारा फिजिक्स है, तो ये समझिए कि चाय पर भौतिक विज्ञान की चर्चा, भौतिक विज्ञान की चर्चा हो रही है। अभी हम भी चाय पिए, आप भी पिए हैं, तो एक रिफ्रेशमेंट हो गया। और ये समझिए कि चाय पीने के बाद आपके अंदर जो ताजगी आई, तो अब हम फिजिक्स पे, भौतिक विज्ञान पे चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली विज्ञान, जैसा कि आप समझते हैं, जैसा आप लोग पढ़ते आए हैं कि विज्ञान जो साइंस है उसको परिभाषित करते हैं कि ये सिस्टमैटिक एंड कुमुलेटिव नॉलेज, दैट इज कॉल्ड साइंस। विज्ञान की परिभाषा आप शुरू से पढ़ते आए हैं। ए सिस्टमैटिक एंड कुमुलेटिव knowledge about anything is called science, एक क्रमबद्ध ज्ञान को, किसी भी विषय वस्तु के विषय में एक क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक उसी तरह से फिजिक्स जो है वो विज्ञान की एक बहुत ही रोचक शाखा है, जिसमें जो कुछ भी घटनाक्रम इस भौतिक जगत के अंदर हो रहा है, ये क्या है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है आपकी आंखों से, वो क्या है, ये भौतिक जगत है। मैटेरियलिस्टिक वर्ड है, मैटेरियलिस्टिक वर्ड है। और इस भौतिक जगत में जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं, रात दिन होना, सूर्य का चमकना, तारों का दिखाई देना, हमेशा चंद्रमा की या सूर्य की अवस्था बदलते रहना, समुद्र में ज्वार भाटा आना, पेड़ पर से किसी भी फल का पृथ्वी की तरफ गिरना, गाड़ी का चलना, ये जो भी चीजें दिख रही हैं, जैसे बल्ब है, जलाया, प्रकाश पैदा हो गया, तो आखिर में प्रकाश कैसे पैदा हुआ, कहां से आ रहा है, कौन सी नियम है जिसके थ्रू ये संचालित हो रहा है। तो टू लुक ओवर ऑल द इवेंट्स इन मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, टू ऑब्जर्व देम थ्रू कोई ना कोई उसके बिहाइंड, उसके पीछे कोई ना कोई नियम है जिसके कारण ये घटनाएं प्रकृति के अंदर हो रही हैं। इन चीजों को जानना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान का विषय वस्तु बनता है। तो भौतिक विज्ञान है क्या, कि जो भी घटनाक्रम इस भौतिक जगत में हो रहा है, वो उसके बिहाइंड कुछ ना कुछ नियम हैं। जैसे किसी भी वृक्ष से फल का पृथ्वी पे गिरना, क्यों नहीं फल जो है वो ऊपर की तरफ गया, आकाश की तरफ, क्यों पृथ्वी की तरफ आया? तो क्या है, वहां पे हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल लॉ काम करता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम करता है। और आप जैसा कि जानते हैं, जैसा कि पढ़े भी हैं, कि अगर दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, अगर कुछ इनके बीच का सेपरेशन, इनके बीच की दूरी अगर r है, तो इनके बीच जो आकर्षण बल है, इन एक दूसरे को जो आकर्षित करेंगे ये दोनों पिंड, वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से गवर्न होता है।
और वो होता है कि ये जो आकर्षण बल है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है m1 गुणे m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, और F इज प्रोपोर्शनल है m1 m2 अपान r स्क्वायर, या F इज इक्वल टू k m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो ये चीज होती है। ये क्या है? ये मैथमेटिकल फॉर्म है ये गुरुत्वाकर्षण के नियम का। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि फिजिक्स को समझने के लिए एक भाषा की जरूरत होती है, और भाषा होगी क्या? गणित की भाषा, मैथमेटिक्स की भाषा। क्योंकि उसको नैरेटिव वे में लिखेंगे कि दो द्रव्यमान आकर्षित करते हैं, उनके बीच का जो आकर्षण है उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक लंबा व्यापक चीज है, और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख दिए इस तरह से। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है, और ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है इस पूरे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को समझा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं तो फिजिक्स की चीजें का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसान होता तो हो जाता है। इसीलिए मैथमेटिक्स को कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित जो है वो भौतिक विज्ञान की भाषा है। गणित फिजिक्स नहीं हो सकता, लेकिन कोई फिजिक्स में काम हो रहा है, कहीं कोई नियम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसको गणितीय रूप में, मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखते हैं। ये इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि हमको इलाहाबाद से शहर है, यहाँ से हमको बनारस जाना है, तो सुगम साधन, बहुत सारे साधन हैं, तागा है, ये है, वो है, पैदल यात्रा है, सारी बातें हैं। तो हम अगर कोई सुपरफास्ट ट्रेन से जाएं तो कम से कम समय में हम 1 घंटे में पहुंच सकते हैं, और पैदल जाएं तो कई दिन लग जाएगा। तो इसी तरह से जैसे, तो उस जो सुपरफास्ट ट्रेन है उसको समझिए कि हम ये उसी तरह से काम कर रहा है जैसे गणित जो है यहाँ पे फिजिक्स के रिप्रेजेंटेशन में काम कर रहा है। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, with help of which we can carry out different laws, we can represent different laws, we can derive different equations। तो ये चीज है। तो हर एक फार्मूले को गणितीय रूप में हम लिखते हैं। तो ये तो बातचीत जो है हमारी फिजिक्स और गणित की हो गई कि फिजिक्स जानने के लिए, फिजिक्स का अध्ययन करने के लिए विषय वस्तु अगर हमारा फिजिक्स भौतिकी है तो गणित की जानकारी बहुत ही जरूरी है। तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे, क्यूबिक इक्वेशंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, जो विभिन्न तरह के नियम हैं, जहाँ से कि जिन नियमों ने प्रकृति के विभिन्न घटनाओं का खुलासा किया कि कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जब हमने नियम खोजा तभी से चल रहा है, नहीं, ये तो शाश्वत है। जो प्रकृति के घटनाक्रम हैं वो शाश्वत चल रहे हैं। अब ये है हमारे सामने, मानव सभ्यता के सामने चैलेंज ये है, सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज ये है कि हम इसको पता लगाएं कि किस नियम के थ्रू ये घटनाएं हो रही हैं। जैसे फल का पृथ्वी पे गिरना, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से गवर्न होता है। F इज इक्वल टू m1 m2, F इज इक्वल टू k m1 m2 बाई r स्क्वायर। एक्चुअली k जो है बाद में हम लोग आपको डिस्कशन करेंगे इसी तरह से चाय पे कि k जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल G होता है, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको बोलते हैं। तो F इज इक्वल टू नथिंग, F इज इक्वल टू वहां पे डिस्कशन करेंगे m1 कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये जो है। और फोर्स जो होता है वो लाइन ऑफ एक्शन के अलांग होता है, लाइन ऑफ दो बॉडीज हैं उनको लाइन ऑफ ज्वाइनिंग जो होती है उनके अलांग होता है। ये चीज हम
डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जो आपका चैप्टर शुरू होता है वो, ये तो रही बात भौतिक विज्ञान और गणित की, वो है कि आखिर में जितनी भी फिजिक्स की बातें होंगी वो किसी न किसी चीज में रिप्रेजेंट की जाएगी। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होंगी, कुछ ऐसी राशियां होंगी जिसमें कि हम इन नियमों को हम प्रदर्शित करेंगे। माने कुछ समीकरण होंगे, कुछ सारी चीजें होंगी जिसमें कि हम भौतिकी के नियम को हम रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो आखिर में वो राशियां हैं क्या? जैसे ये समझिए कि हम जैसे मार्केट में गए, मान लीजिए कोई, हम नहीं, ये मान लिए कि हम नहीं जानते हैं कि ये क्या किलोग्राम है, क्या है ग्राम है। हम कहते हैं भैया हमको आलू दो, हमने आलू खरीदा या कोई सब्जी खरीदा, तो हमने कहा कि हम तुरंत कहते हैं कि 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम पोटैटो दे दो। तो हम देख रहे हैं कि इस न्यूमेरिक के साथ ये किलोग्राम जुड़ा हुआ है। इस न्यूमेरिक जो ये संख्या है, न्यूमेरिक मतलब संख्या, इस संख्या के साथ ये किलोग्राम जुड़ा है। अगर ये केजी को हटा दें जरा, अब आप देखिए जरा ब्लैक बोर्ड पे कि अगर किलोग्राम को हटा दें तो 2 पोटैटो, क्या मतलब? दैट इज मीनिंगलेस। ये जो है, इसी तरह से 3 लिख दें पोटैटो, कोई मतलब नहीं। 3 पोटैटो दे दो, 3 किलोग्राम दो, 3 पोटैटो, तो 3 उठा के दे दिया, कोई मतलब संख्या। तो एक्चुअली इस नंबर का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। फिजिक्स में नंबर के साथ यूनिट का जुड़ना, अगर कोई संख्या हम जैसे फिजिक्स में 4.4 लिख रहे हैं, तो व्हाट इज 4.4? आइदर इट इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, बाद में इसका भी जिक्र आएगा, डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट और इट इज नथिंग। क्योंकि डायमेंशन लेस कांस्टेंट अभी हम जब डिस्कस करेंगे डायमेंशन के विषय में, तो ये चीजें वहां पे सब समझ में आएंगी। अब देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे द्रव्यमान है, कोई वस्तु है, उसके अंदर द्रव्यमान है। द्रव्यमान हम पढ़ते आए हैं परिभाषा की, किसी भी वस्तु के अंदर निहित संगति को हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान है, मास, आपका समय है, टाइम। तो मास को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम तमाम सारी बातें देखते हैं, किलोग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। ऐसे ही टाइम का है, जो हम अपने जीवन के अभ्यास में समय को मापने के लिए सेकंड है, आपका माइक्रो सेकंड है, मिली सेकंड है, और इधर बढ़िए तो आपका मेगा सेकंड है, आवर है, आपका ये दिन है, कितने वर्ष हैं। तो सेकंड समझिए कि माइक्रो सेकंड से 10⁻⁻⁶ से लेकर के, और समझ जाइए कि वो वर्ष, बिलियन, 10⁻⁹ ईयर्स, इस तरह से मैंने एक वेरिएशन है। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स में कुछ जो भी राशियां हैं, जैसे द्रव्यमान है, समय है और लेंथ है, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। जैसे हमने अभी लिखा था 2 kg, तो kg क्या है? यूनिट है। किलोग्राम क्या थी? वो यूनिट है द्रव्यमान की। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो यूनिट होता है, जो डिसाइड होता है, वो चूंकि फिजिक्स में काम पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, हर एक देश के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशंस हैं, सारी बातें होती हैं। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जनरल जिसको बोलते हैं, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहली बात है कि हम
फिजिक्स में राशियों को मेजर करते हैं, और मेजर करने के लिए भौतिक राशियां वे हैं, इसीलिए इसकी डिफिनेशन कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are मेजरेबल। भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको हम माप सकते हैं, जिसको किसी एक निश्चित मापांक पे हम जिसका माप ले सकते हैं, उनको कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनका हम माप ले सकते हैं। यहां पे जब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, भौतिक जगत में होने वाले घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, तो हर एक चीज को हम मापते हैं। यहां पे कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, यहां पे एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता। तो भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको हम माप सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं भौतिक राशियों के द्वारा जितने भी ये नियम हम खोजते हैं, जिनका हम खुलासा करते हैं खोज के द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, हाइपोथेसिस करके, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, तो इन्हीं भौतिक राशियों में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दूरी हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, धारा हुआ, टेम्परेचर हुआ, तापक्रम जिसको बोलते हैं, प्रकाश की ल्यूमिनस इंटेंसिटी हुई, आपका क्या कहते हैं मोल, सब्सटेंस का जो अमाउंट हुआ, कितने मोल हैं वो हुआ। तो ये सब क्या है, भौतिक राशियां जिनके द्वारा हम भौतिक नियम को प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भौतिकी में पहुंचने की सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो भौतिक राशियों को जानते हुए होती है। If we have to study the physics, then certainly we have to study the physical quantities. तो physical quantities का क्या मतलब होता है? Physical quantities are those quantities which are measurable. भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी निश्चित मापांक पे जिनका माप किया जा सके। जैसे दूरी है, ये एक भौतिक राशि है, तो इस दूरी को हम नाप सकते हैं। कुछ सेंटीमीटर होगी, कुछ मिलीमीटर होगी, कुछ माइक्रोमीटर होगी, हो सकता है कुछ किलोमीटर हो, या हो सकता है पारसेक हो। पारसेक में बहुत दूरी, प्रकाश वर्ष हो, प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है। इसको हम लोग आगे काफी विस्तार से डिस्कशन करेंगे। जैसे एटम है, एटम की जो साइज होती है वो 10⁻10 मीटर होती है, एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर। और न्यूक्लियस इसके अंदर जो होता है उसकी साइज जो है 10⁻⁻15 मीटर, या फेम्टोमीटर इसको बोलते हैं, फेम्टोमीटर। तो यहां से लेकर के और पूरी गैलेक्सिक तक हमारी जो आकाशगंगा है जिसमें अरबों की संख्या में तारे हैं, तो वहां तक की दूरी और अध्ययन, यहां से सूर्य की दूरी जैसे पृथ्वी से है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब इसी से आप समझ सकते हैं सूर्य से कितना प्रकाश निकलता है, कितनी ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा का कितना भाग कितने समय में, लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड के अंदर प्रकाश जो है वो पृथ्वी पे पहुंचता है। तो ये सारी बातें जो है भौतिक विज्ञान की बड़ी ही इंटरेस्टिंग और भौतिक विज्ञान की बड़ी रोचक हैं, और इन चीज़ों का हम तथ्यात्मक अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो जरूरी रहता है कि भौतिक राशियों के विषय में जानें कि भौतिक राशियां ये हैं, और इनको मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम ऐसे रिप्रेजेंट किए। ऐसे ही आपका समय है, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, सेकेंड है, आवर, मिनट, आवर, वर्ष, डे, वर्ष। ऐसे आपका क्या कहते हैं वो लेंथ है, जैसे लेंथ है
दूरी, दूरी मतलब लेंथ। तो दूरी को जैसे आपने रिप्रेजेंट किया वो आपका है माइक्रो क्या कहते हैं एंगस्ट्रॉम से लेकर के या फेम्टोमीटर से लेकर के अरबों प्रकाश वर्ष तक। बहुत सारे ऐसे तारे हैं जिनका प्रकाश अभी भी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाया है। अरबों वर्ष, जिस बहुत पहले जब बिग बैंग थ्योरी हुई, जिसको हम स्टडी करते हैं कि इस कॉस्मोलॉजी माने ये कॉस्मस, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, बिग बैंग थ्योरी जो ये कहती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रकाश आज भी ऐसे भी तारे हैं जहां से भी प्रकाश पृथ्वी पे भी नहीं पहुंच रहा है, पहुंचने वाला होगा। बहुत सारे ऐसे तारे हैं जहां से प्रकाश पृथ्वी पे पहुंच चुका। तो ये सारी चीजें हैं। तो भौतिक राशियां हैं आपका द्रव्यमान, आपका लंबाई, लेंथ, समय, आपका तापक्रम, टेम्परेचर, और ये क्या कहते हैं द्रव्यमान, दूरी, समय, तापक्रम, आपका जो है वो प्रकाश की तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं। ये धारा, विद्युत धारा हो गई। और ये क्या कहते हैं वो पदार्थ की माप, मोल, है ना। तो ये आपकी जो है वो 7 राशियां कुल हैं। 7 राशियां जिसको हम मूलभूत राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलभूत राशियां। ये ऐसी राशियां हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मूलभूत क्यों कहते हैं? ये स्वयं में पूर्ण है। जैसे द्रव्यमान है, वो कभी समय से तुलना नहीं किया जा सकता है ना। समय से द्रव्यमान है, उसको आप दूरी से तुलना नहीं कर सकते। तो ये सभी जो राशियां हैं, ये जो 7 राशियां हैं, मास, अब आप समझिए मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट जिसको विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और प्रकाश, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 राशियां जो हैं, 7 भौतिक राशियां, इनको क्या कहते हैं? मूलभूत राशियां कहते हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि क्यों मूलभूत बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप देखिए कि ये द्रव्यमान है, ये लेंथ है, ये टाइम है, ये टेम्परेचर है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। इन 7 में हम कभी तुलना नहीं कर सकते आपस के अंदर, क्योंकि सभी विभिन्न वस्तुओं को, विभिन्न चीजों को, जो बिल्कुल फिजिकली जो है बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं एक दूसरे से, तो अलग हैं। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि मूलभूत राशियां वे राशियां हैं जिनका पहला गुण क्या है कि वो आपस में आत्मनिर्भर नहीं है, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल नहीं है, और उन्हीं राशियों के द्वारा हम फिजिक्स के विभिन्न और राशियों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल लीजिए, जैसे चाल है ना, स्पीड जिसको इंग्लिश बोलते हैं, स्पीड, इसको क्या कहते हैं? ये होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देख रहे हैं कि इस चाल को दूरी बटे समय लिख करके हम निकाल सकते हैं। किसी की चाल, अगर किसी की स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई गाड़ी चल रही, इसका मतलब कि 1 घंटे में कितना चला? 4 किलोमीटर। तो ये तो रहा
कि मूलभूत राशियां वे राशियां हैं जिनके द्वारा जो आपस में आत्मनिर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं, और जिनके प्रतिरूप के रूप में फिजिक्स के डिफरेंट जो है जो और राशियां हैं और जो नियम हैं वो हम प्रतिपादित करते हैं। अच्छा, तो ये मूलभूत राशियां हैं। अब इनको मापने के लिए कुछ चाहिए भाई, इनका मापांकन होगा तभी तो, क्योंकि फिजिक्स में हर एक चीज मेजरेबल, उसको मेजर करते हैं और तब रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका मापांकन होना चाहिए। मापांकन में दो चीजें होंगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक जो है उसकी यूनिट होगी। जैसे मान लीजिए कि ये लेंथ है, ये एक छोटा सा स्टिक है, इसकी जो भी लेंथ हो, तो या तो इसको हम मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर लिखते हैं, तो सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है, और 10 क्या है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। और तो इन चीजों को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो मान लीजिए कि आपके शहर में इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और पता चला कि यहाँ से इलाहाबाद से चला गया बनारस और इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर कह रहा। तो सबसे बड़ी बात कि सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो इसीलिए इस चीज को, इस डिस्क्रिपेंसी को, इस भ्रांति को, कि कहीं कोई भ्रांति न हो, इसको दूर करने के लिए सभी देशों ने मिलकर के एक संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। यही जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स जो है हर एक यूनिट को डिफाइन करता है। 1 किलोग्राम में कितना द्रव्यमान होगा वो हर जगह अवेलेबल होगा और पूरे विश्व में बराबर होगा। 1 सेकंड की वैल्यू कितनी होगी, वो कितना टाइम 1 सेकंड होगा, वो हर जगह बराबर होगा, पूरे विश्व में हर जगह बराबर होगा। 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर कितनी लेंथ होगी, ये हर जगह वो बराबर होगा और हर जगह अवेलेबल होगा। दूसरी चीज, आपका टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन कितना टेम्परेचर होगा जो किसी घटनाक्रम को प्रभावित करेगा, वो उस 1 डिग्री केल्विन का मान हर जगह, वो 1 डिग्री केल्विन जो है उतना ही वो चीज हर जगह उतना ही इफेक्ट करेगी, माने वो चीज हर जगह बराबर। 1 एम्पियर की धारा कितनी होगी, ये भी परिभाषा ये फिक्स है। इसी तरह से आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल में कितना पदार्थ होगा वो भी निर्धारित है। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी 1 कैंडेला कितना होगा ये भी निर्धारित है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, इसका काम ही है कि एक स्टैंडर्ड फिक्स करना। उसी स्टैंडर्ड के सिवाय, जैसे मान लिया हमने इस स्टिक को स्टैंडर्ड मान लिया और इसकी लेंथ जो भी हो, जैसे सपोज करिए एक बहुत ही सामान्य तुलना है कि एक हाथी है, आप देखते हैं, एक आपके पास कोई छोटा, मान लीजिए कोई छोटी गाय है, बछड़ा है, जो भी है, या कोई बकरी है। अब देखिए उसकी शरीर कितनी, हाथी की कितनी भारी है और बकरी की कितनी छोटी है। तो कोई स्टैंडर्ड, मान लीजिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जिसका हाथी जो है वो 20 टाइम है, 20 टाइम्स है, और आप ये जो है बकरी जो है वो 2 टाइम्स है। तो वो स्टैंडर्ड जो है अपने आप में फिक्स होगा। वो कितने किलोग्राम, जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम हम फिक्स कर दिए, तो मान लीजिए कि इसी से हम मेजर किए और हाथी जो एलिफेंट है उसका अगर द्रव्यमान 200 किलोग्राम है तो वो इस 1 किलोग्राम का 200 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 200 टाइम्स। और बकरी मान लीजिए उसका द्रव्यमान 20 किलो है, तो इस 1 किलोग्राम का कितना टाइम हुआ, 20 टाइम्स, है ना। तो ये जैसे मास 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम मास, तो ये किलोग्राम क्या है, डिफाइंड है। इसकी एक निश्चित जो है इसकी परिभाषा है। इसमें परिभाषा पे आप बहुत न जानिए, बस ये जानिए कि ये स्टैंडर्ड है और ये स्टैंडर्ड हम फिक्स करते हैं। और ये जो 7 राशियां हैं
इनको कहते हैं मूलभूत राशियां। तो पहली बात की है कि स्टैंडर्ड में और चीज समझना होगा कि जो स्टैंडर्ड राशि होती है, स्टैंडर्ड जो होता है वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इनवेरिएबल होता है। इनवेरिएबल, जैसे 1 किलोग्राम हमने फिक्स कर लिया तो उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहेगी। वो 1 किलोग्राम का मान लीजिए यही है, इसी को हमने मान लिया 1 किलोग्राम, तो ये हमेशा इंटैक्ट, इसी फॉर्म में इंटैक्ट रहेगा कि 1 किलोग्राम। अब इसी से हम मल्टीप्लाई करके या इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन हो और चीज़ों को हम कहेंगे कि भाई ये इससे इतना टाइम बड़ा है, इतना टाइम छोटा है, तो उतना मास बड़ा होगा, उतना छोटा होगा। अच्छा, तो एक तो स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी होती है, इसका जो लक्षण होता है वो इनवेरिएबल। दूसरा है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ये हर जगह प्रोड्यूसिबल होता है। स्टैंडर्ड एक बार माप कर लिया तो वो जो मापांक है वो हर देश में होता है, वहां पे अवेलेबल होता है। वहां के जो वाट माप जो भी चीजें हैं वही से उसी से हम फिक्स करते हैं। ये नहीं कि 1 किलोग्राम इंडिया में कुछ और है, फ्रांस में कुछ और, अमेरिका में कुछ और है, इटली में कुछ और है, ब्रिटेन में कुछ और, नहीं, वो फिक्स है ना। तो वो हर जगह अवेलेबल होता है और वो अनचेंजेबल। इनवेरिएबल का मतलब करिए अनचेंजेबल है, अनचेंजेबल है ना, ये चीज होता है। तो ये स्टैंडर्ड हुआ। स्टैंडर्ड की परिभाषाएं हैं डेफिनेट, है ना। और ये याद रखिए कि ये हमारी 7 जो राशियां हैं ये मूलभूत राशियां हैं फिजिक्स की, और इसमें 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या उसको ऑक्सिलरी भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री राशियां हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना। उसको एक तो होता है वो आपका वो आता है एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अब इसको कैसे समझेंगे, इसको पढ़ते आए हैं। आप जानते हैं इसे कोई आर्क है प्लेन में, आर्क क्या है प्लेन में, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये आर्क जो है ये किसी बिंदु पे जो इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वहां पे मान लीजिए कि ये छोटा सा आर्क ds है, डी थीटा एंगल बनाता है। इसके दोनों छोर अगर मिला दें इससे और इस बिंदु से, और मान लीजिए कि ये कोण जो है, ये एंगल जो है वो डी थीटा है, और ये दूरी अगर r है, यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो डी थीटा को डिफाइन करते हैं डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r, है ना। डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r। अब इससे देखिए कि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो लेंथ बटा लेंथ